Hello, good morning, friends. I think your preparation is going on well. Myself, Sudhanshu. Welcome to Conceptual Classes. In this video we'll talk about second part of the last group of the microbiology third year syllabus. इसमें हम बात करेंगे microbial disease of the crops, symptoms of the plant disease, mechanism of pathogenicity, transmission of the plant pathogens, viral disease, bacterial disease, fungal disease, viroid disease, और कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर क्लास है जो अभी तक जो मैं वीडियो बनाया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, हमेशा इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। और खास करके जो लोग आगे पीजी या पीएचडी या खास माइक्रोबायोलॉजी में जो लोग आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है। हालांकि एक वीडियो में या स्मॉल क्लासेस में इसको डिस्क्राइब करना वेरी डिफिकल्ट है, बट आई एक्सपेक्ट दैट सम ओवरव्यू कैन बी गिवन टू यू। एक मोटा मोटी ओवरव्यू हो जाएगा कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस आता है चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं लगे कि हाँ अनजान है। डिस्क्लेमर क्या है, कभी भी इस गलतफहमी में ना रहें कि हम केवल इस वीडियो को देख करके और पूरा एग्जाम पास कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के साथ अगर 1 घंटा की वीडियो तो आपको मिनिमम 2 घंटा 3 घंटा इसके लिए उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें केवल नट्स एंड में जो सबसे की वर्ड्स है जो मस्ट समराइज वे में रख सकता है, जितना रखा जा सकता है उतना समराइज वे में हम इसको रख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। मेरे बारे में हाल यहाँ से आप जान सकते हैं कि मैं आई हैव डन माई BSc फ्रॉम आर्यभूषा और MBA फ्रॉम सेकेंड मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। आई एम वेरी हैप्पी इफ even a single even students got benefited from this video. So let us start. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आखिर माइक्रोबियल डिजीज होता क्या है, डिजीज का डेफिनेशन क्या होता है। हम डिजीज को डिफाइन कर सकते हैं, सबसे इंट्रोडक्टरी क्लासेस है जो कि सबको पता होना चाहिए। Microbial disease can be defined as abnormal change in physiological process which disturb the normal activity of the plant organs, resulting into the underdevelopment, underfunctioning caused due to several biotic and abiotic factors। यह एक माइक्रोबियल डिजीज का कंप्लीट डिफिनेशन है। इसको हम क्या अगर ब्रेक करके अंडरस्टैंड करें तो क्या है, एबनॉर्मल चेंज। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चेंज है, कभी कभी अचानक से प्लांट ग्रो कर रहा है, कुछ ऐसा चेंज आ गया जिससे कि उसका पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया और वो प्लांट जो है नॉर्मल एक्टिविटी जो करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, जो भी +2 में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, उस किसी भी फिजियोलॉजी में वो जो डिस्टर्बेंस आता है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया, उसको जिसको इससे बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट, अंडर फंक्शनिंग। और इसका जो रीजन होता है बाय सेवरल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब कुछ लिविंग थिंग्स के कारण, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के कारण जो भी फंक्शनिंग या डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है फिजियोलॉजी में ऑफ द प्लांट में, उसको हम माइक्रोबियल डिजीज कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इतना माइक्रोबियल डिजीज के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं, क्यों हम बकबक कर रहे हैं, क्यों इस वीडियो बनाने का क्या मतलब है, माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में बात डालने का क्या मतलब है। हर एक जितना भी अपने ग्रेजुएशन कोर्स है सब में माइक्रोबियल डिजीज का इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है। सर एंड मैम, जिसका जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले on an average account for 42% of the production of the 6 most important food crops। हम जो सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स खाते हैं, धान, गेहूं में मक्का, ज्वार, बाजरा, उसमें 42% जो लॉस होता है वो ओनली ड्यू टू माइक्रोबियल डिजीज होता है। मतलब अगर हम 100 क्विंटल का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 42 क्विंटल हर एक साल में बर्बाद हो जाता है ओनली ड्यू टू माइक्रोबियल डिजीज। सो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस माइक्रोबियल डिजीज इज। सेकंड, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज। जैसे हम जितना भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, आम, लीची, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसको काट लेते हैं, काटने के बाद उसमें बहुत सारा लॉस देखते होंगे कि सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, मार्केट में फेंकना पड़ता है। बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल है जिसको हम नहीं खरीदते हैं ड्यू टू डिजीज। प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट क्रिएट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर कंज्यूमर्स। कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या क्रॉप्स है जिसमें कुछ टॉक्सिन्स आ जाते हैं, वो हमको विजिबली दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम खाते हैं खाने के बाद और उसको कंज्यूम करने के बाद सो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि एक ग्राउंड नट होता है, ग्राउंड नट में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फंगस। एक एस्परजिलस फंगस होता है जो ग्राउंड नट के अंदर ग्रो कर जाता है, फिर हम उसको फिजिकली देख के नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ इसमें फंगल है कि नहीं है,
लेकिन जब उसको खाते हैं तो बहुत सारा डाइजेस्टिव और हेल्थ प्रॉब्लम होता है। सो अगर टॉक्सिन्स हम कंज्यूम करते हैं तो टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, वो आगे चल के कोई ना कोई बीमारी कॉज करता है। सेकंड है डिवास्टेट नेचुरल इकोसिस्टम। जो अगर किसी एरिया में कोई क्रॉप में अगर डिजीज लग गया, वो जो बहुत हाई मतलब हाई लेवल पे लग गया, एपिडेमिक डिजीज हो गया, तो वहाँ का जो भी नेचुरल इकोसिस्टम है, जो भी वहाँ का फ्लोरा फौना प्लांट एनिमल्स है, उसको बर्बाद करके रख देता है। सेकंड है, थर्ड है कि कंपाउंडिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जो भी एनवायरमेंट का प्रॉब्लम, अगर हम किसी भी प्लांट्स में डिजीज लगता है, उसके लिए हमको पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि बहुत सारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आता है। थर्ड होता है बैरियर फॉर द प्लांट ब्रीडर्स। प्लांट ब्रीडर्स क्या होता है कि वैसा प्लांट ब्रीडर्स बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। प्लांट ब्रीडर हम ही लोग की तरह कोई आदमी होता है जो कि प्लांट का नया नया वैरायटी रिलीज करता है फॉर द हायर यील्ड। कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे सपोज करो कि हम बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया का पॉपुलेशन बहुत कम था, अराउंड वी आर ओनली 32 करोड़। और उस टाइम में भूखमरी होती थी, एग्रीकल्चरल एरिया बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी लोग भूखे मरते थे। लेकिन आज के डेट में वी आर 130 करोड़, एग्रीकल्चर एरिया इज कल्टिवेटेड एरिया रिड्यूसिंग डे बाई डे, बट स्टिल वी आर सेल्फ सफिशियंट एज वेल एज सप्लाइंग फूड टू सम नेबर कंट्री। हम लोग इतना सफिशियंट हो गए हैं कि अपने तो खाते ही हैं, अगल बगल के भूटान बांग्लादेश को भी कुछ खिलाते हैं। तो उसमें किसका रोल, उसमें ये प्लांट ब्रीडर्स का रोल है कि हम किसी भी क्रॉप्स का इल्ड कैसे बढ़ाएं। अगर गेहूं का इल्ड आज 10 क्विंटल पर हेक्टेयर हो रहा है, तो उसको बढ़ा के 20 क्विंटल कैसे करें, 25 क्विंटल कैसे करें। तो इन लोग का ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले के इल्ड को मैक्सिमाइज करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस इल्ड को तो बढ़ा देते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वायरस या फंजाई या बैक्टीरिया उस प्लांट पे अटैक कर देता है, जिससे कि वो सारा का सारा 10 साल 15 साल का मेहनत बर्बाद हो जाता है। मीन्स एक वैरायटी जो जिसका इल्ड हाई है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एक डिजीज अटैक के चलते उसको कोई भी फार्मर्स कल्टीवेट नहीं करता है, और वो प्लांट ब्रीडर्स का वैरायटी रिजेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम सब फूड सिक्योरिटी तो है ही है, क्योंकि अगर क्रॉप्स में लॉस ज़्यादा होगा, बीमारी से फसल का बर्बादी होगा, तो हमारा फूड सिक्योरिटी जो सब लोग फूड के लिए सिक्योर्ड है, वो नहीं रह पाएगा। एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो का बीमारी है जो कि आयरलैंड में 1845 में आया था, और इस इतना ज़्यादा आया था कि एक फेमाइन हो गया था। इसको बोलते हैं आयरिश फेमाइन के नाम से फेमस है। आयरलैंड एक कंट्री है यूरोप में, जहाँ पे थाउजेंड्स millions of the persons died only due to hunger, due to this late blight of potato. It is caused by phytophthora infestation. इस तरह का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है, इस टॉपिक में डिजीज के बारे में जानना है, तो तुमको डिजीज का नाम और उसका कॉजेटिव एजेंट, कौन सा फंगस या कौन सा बैक्टीरिया उस डिजीज को कॉज करता है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है लेट ब्लाइट का बता दिए, ब्लैक और स्टेम रस्ट। स्टेम रस्ट, रस्ट का मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं बीजी। किसी किसी प्लांट में देखते हो बीजी टाइप का कुछ रेड कलर का पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं रस्ट। जैसे होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, मोस्टली सेंट्रल यूरोप में, जो यूरोपियन कंट्री है उसमें पाया जाता था, अब तो सब जगह पाया जाता है। एक कॉफ़ी रस्ट होता है, कॉफ़ी का जो प्लांट होता है उसमें भी रस्ट जंग टाइप का लग जाता है। दैट इज कॉज्ड बाय हिमेलिया भास्टेटिक्स एंड मोस्टली प्रिवेलेंट इन श्रीलंका और ब्राज़ील। उसी तरीके से पनामा विल्ट या फ्यूजरी मिल्ट होता है, बनाना का एक वैरायटी होता था जिसको हम बोलते थे मालभोग। पहले ये बहुत ज़्यादा पाया जाता था, वो सबसे सुपर क्वालिटी ऑफ बनाना माना जाता था। लेकिन आज के डेट में ड्यू टू ओनली पनामा विल्ट और फ्यूजरी विल्ट इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया हमारे बिहार से। इनिशियली इट वाज एग्जिस्टेड रिपोर्टेड इन जमाइका, साउथ अफ्रीका। उस तरह से रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, कोलेक्टोटाइटम फल्केटम होता है। कभी कभी शुगर केन खाते होगे, गन्ना खाते होगे, तो उसके बीच में रेड कलर का एक लाइनिंग बन जाता है, दैट इज नथिंग रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो शुगर केन का टेस्ट खराब हो जाता है, फर्मेंटेड स्मेल आने लगता है, और उससे जो शुगर का क्वालिटी खराब होता है। बाद में अगर शुगर बनाते हैं तो उसका शुगर कंटेंट भी कम हो जाता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी क्लासेस अबाउट माइक्रोबियल डिजीज। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए माइक्रोबियल डिजीज के बारे में, जस्ट लाइक जनरल नॉलेज। नेक्स्ट चलते हैं। अब है कि इस माइक्रोबियल डिजीज को पढ़ने के लिए एक स्पेशल ब्रांच बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी 3 वर्ड से बना है, फाइटो प्लस पैथोज प्लस लोगस। फाइटो मीन्स प्लांट्स, पैथोज मीन्स एलिमेंट्स, एंड लोगस मीन्स स्टडीज। मीन्स प्लांट में जो भी गड़बड़ी होता है उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। जैसे एनिमल में जो गड़बड़ी होता है, एनिमल का जो डायग्नोसिस करते हैं, एनिमल में जो बीमारी होता है, उसको हम एनिमल पैथोलॉजी बोलते हैं।
जैसे ह्यूमन पैथोलॉजी भी होता है, ह्यूमन में जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं वो ह्यूमन पैथोलॉजी पढ़ते हैं। आप लोग एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट यू हैव सम आइडिया अबाउट प्लांट पैथोलॉजी। आगे चल के इसका प्लांट पैथोलॉजी पीजी में एक डिटेल सब्जेक्ट हो जाता है, तो हम केवल इसका समरी जानेंगे और जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसको जानेंगे। अब प्लांट पैथोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉजेटिव एजेंट्स विच इंक्लूड्स डिजीजेज, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग कॉजेटिव एजेंट जो डिजीज कॉज करता है, उसका मैकेनिज्म और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, आखिर डिजीज का डेवलपमेंट कैसे होता है, इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजेंस, अगर किसी प्लांट पे कोई पैथोजन अटैक करता है तो दोनों के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, हार्मफुल इंटरेक्शन होता है। जब इंटरेक्शन होगा तो पैथोजेंस प्लांट के अंदर में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद कुछ सिम्टम्स आएगा, वो सिम्टम किस टाइप का आएगा हम इसको डिटेल में देखेंगे, जिसको हेडिंग में सिम्टम्स ऑफ द प्लांट डिजीज। जब सिम्टम्स आएगा तो एक देखते होगे कि एक प्लांट्स में डिजीज हुआ तो फिर वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे प्लांट में, मीन्स डिजीज कभी भी एक ही प्लांट में लिमिटेड नहीं रहता है, उसका ट्रांसमिशन वन प्लांट टू अदर प्लांट्स होते रहता है। इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, पानी से होता है, हवा से होता है, इंसेक्ट से होता है, कुछ there are so many agents which transmit disease from one plant to other plants. And last one, management of the disease। इतना सारा पढ़ने के बाद अगर मैनेजमेंट नहीं पढ़े तो फिर पढ़ना बेकार है, क्योंकि आजकल मैनेजमेंट का ही यूज है किसी भी फील्ड में। नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ डिजीज के बारे में जान लेते हैं कि आखिर डिजीज है कौन कौन सा। सबसे पहला डिजीज है, हम पूरे डिजीज को क्लासिफाई कर देते हैं बैक्टीरियल डिजीज में, फंगल डिजीज में, वायरल डिजीज में और वायरोइड डिजीज में। बैक्टीरियल डिजीज होता है जैसे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो कि कॉज होता है स्यूडोमोनास सर्चोराई, क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम से होता है, फायर ब्लाइट एक बैक्टीरियल डिजीज है, सॉफ्ट रॉट जो कि एर्मिनिया कैरेटोवोरा से होता है। इस तरह का लगभग 50-60 बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन सब जानने की जरूरत नहीं है, सबका पॉजिटिव एजेंट भी नाम याद नहीं रहेगा, बस इतना आइडेंटिफाई होना चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है फीचर्स ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज, क्राउन गॉल, फायर ब्लाइट, उसमें एक लीफ स्पॉट डाल देगा तो वो पता होना चाहिए। इसी तरह का फंगल डिजीज जो होता है सबसे ज्यादा होता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ कुछ का पॉजिटिव एजेंट याद रहना चाहिए। बैक्टीरियल डिजीज का नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन फंगल डिजीज का मोस्ट ऑफ द डिजीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में होता है, इसलिए इसको याद रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, कॉर्नियोस्पोरा लीफ स्पॉट, इट इज कॉल्ड बाई कॉर्नियोस्पोरा कैसियोला, ग्रे मोल्ड पोटैटिस सिनेरिया, माइरोथेसियम लीफ स्पॉट, माइरोथेसियम रोडोडियम, फाइटोप्थोरा स्टेम रॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रहना ही रहना चाहिए, जो कि टोबैको में होता है। देखते होगे तम्बाकू, जहाँ तम्बाकू का खेती होता है उसका स्टेम पूरा सड़ जाता है, प्लांट ही सड़ सूख जाता है, तो कॉज होता है फाइटोप्थोरा निकोटिया। जहाँ भी स्टेम रॉट रूट रॉट आए तो उसमें ध्यान रखना है कि फाइटोप्थोरा से होता है। Rhizoctonia stem rot, it is caused by Rhizoctonia solani, southern blight caused by Sclerotium rolfasi, stem gall caused by Dactyla pyrrhoni। इसके अलावा बहुत सारा बीमारी है, जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो गया, कोलेक्टोटाइकम फल्केटम से होता है, पाइथियम एफेनिडर्मेटस से डैम्पिंग ऑफ रूट रॉट होता है, जितना भी वेजिटेबल्स होता है उसमें डैम्पिंग हो। देखते होगे वेजिटेबल जब मिर्ची को भी सबको नर्सरी में लगाते हैं तो इनिशियल कंडीशन में बहुत सारा उसका बीज प्लांट डेथ कर जाता है, सूख जाता है, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑफ और रूट रॉट। इस तरह से चिल्ली का मिर्ची में एक डाइबैक डिजीज होता है जो कि फंजाई से होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज है। उसी तरह से वायरल डिजीज होता है, टोबैको मोजाइक वायरस, देखते होगे टीएबी के बारे में फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहा। इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि टोबैको में कहीं कहीं मोजाइक पैटर्न, कहीं पीला कहीं हरा, पीला हरा का एक मोजाइक मिक्स्ड फॉर्म हो जाता है, जिसको टीएमबी बोलते हैं। उसी तरह से मोटल डिजीज होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक प्लांट मरने लगता है। स्पॉटेड विल्ट, विल्ट का मतलब होता है सूख जाना प्लांट में, जैसे पानी के कमी, पानी नहीं रहने के चलते प्लांट सूख जाता है, वैसे ही कभी कभी वायरल अटैक के चलते भी विल्ट होता है। एक वैसे ही वायरोइड सीरीज है जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। ये भी वायरोइड्स क्या है कि वायरस का ही फॉर्म है, लेकिन इससे थोड़ा सिंपल फॉर्म में होता है। तो जितना भी फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज है, इसका सिम्टम्स बहुत बहुत सारा मिलता जुलता है, और बहुत सारा सिम्टम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर दिस सिम्टम इज कॉज्ड बाय एन वायरल, बैक्टीरियल और फंगल सोर्स और बाय द डिफिशियंसी, बिकॉज सिम्टम दोनों से आता है। जैसे क्लोरोसिस हम बोलते हैं कि हाँ लीफ पीला हो गया, लीफ पीला होने का कभी कभी मोजाइक के चलते भी हो जाता है, कभी कभी से फंगल अटैक के चलते भी होता है, कभी कभी नाइट्रोजन का डिफिशियंसी हो गया उससे भी हो जाता है। तो यह मेजर जो है बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिजीज है, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ द प्लांट डिजीज। आखिर प्लांट डिजीज होता कैसे है? दो तरह का कॉज होता है, एक होता है इनएनिमेट कॉज और दूसरा होता है एनिमेट कॉज।
इनएनिमेट कॉज का मतलब जो वैसा डिजीज जो नॉन लिविंग कंडीशन या नॉन लिविंग फैक्टर्स के चलते होता है। एनिमेट कॉज मतलब जो लिविंग थिंग्स के चलते होता है। इनएनिमेट कॉज में क्या होता है, नॉन लिविंग क्या क्या वैसा नॉन लिविंग फैक्टर्स है जिसके चलते प्लांट डिजीज होता है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है फिर भी प्लांट उसमें सूख जाता है, जिसे सुनते होगे पाला मार देना, उसको हम प्लांट पैथोलॉजी के भाषा में बोलते हैं ब्लाइट लग गया, उसको झुलसा रोग या पाला रोग बोलते हैं, लेट ब्लाइट उसको बोलते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो प्लांट को वाटर नहीं मिल पाएगा, वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, वो प्लांट सूख जाएगा, उसको बोलते हैं एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। अनफेवरेबल सॉइल कंडीशन, कभी कभी क्या होता है सॉइल का कंडीशन जो है अनफेवरेबल हो गया, कभी कभी देखते होगे कि बारिश ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा सॉइल को प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाएगा, सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा, वाटर का सप्लाई नहीं हो पाएगा, प्लांट वाटर के स्कार्सिटी के चलते सूख जाएगा। न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंसी, कभी कभी देखते हो किसी प्लांट में जैसे खास करके जिसमें शुगर केन का कल्टीवेशन हो रहा है या मेज का कल्टीवेशन जो हाई न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बिंग क्रॉप्स है, उसमें अगर बार बार एक ही क्रॉप का ग्रो करते हैं तो 2 साल 3 साल के बाद उस सॉइल का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो फिर अगर उसी क्रॉप को ग्रो करेंगे उसको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, भूख लगा है प्लांट्स को, भूख लगेगा तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा तो उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा, उसमें कोई प्लांट का पत्ता पीला होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉपर फ्रूट नहीं लगेगा, तो ये भी एक कॉज है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। बैड सॉइल का मतलब क्या होता है, किसी की सॉइल में टॉक्सिसिटी हो जाता है, जैसे सॉइल में एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, हम लास्ट लेक्चर में बात किए थे सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स में कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल का प्रॉब्लम क्या क्या है, उसमें एसिड सॉइल बात किए थे, एसिड अल्कलाइन सॉइल बात किए थे, सलाइन सॉइल बात किए थे। एसिडिक सॉइल में बताया था कि फंजाई का ग्रोथ ज़्यादा होता है, जैसे ही फंजाई का ग्रोथ ज़्यादा होगा फंगल अटैक ज़्यादा होगा, तो ये सब इनएनिमेट कॉज हो। उससे केमिकल इंजरी, कभी कभी हम केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं प्लांट में, उसमें प्लांट्स के जनरली जैसे मान लो कि हम रूट इंसेक्ट के लिए कोई ऐसा इंसेक्ट के लिए स्प्रे करना है जिसका रूट पे अटैक हो रहा है और गलती से वो पेस्टिसाइड या वो जहर उसके फ्रूट्स में पड़ गया, उसके फ्लावर में पड़ गया, तो क्या होगा उससे केमिकल इंजरी होता है। केमिकल क्या है, तो जहर है, जो भी हम छीट रहे हैं वो जहर ही है। तो अगर उस जहर को अगर प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा जाए, अगर कहीं गलत प्लेस पे पड़ गया, उसके फ्लावर पे पड़ गया, जो सॉफ्ट पार्ट है प्लांट्स का उस पर पड़ गया, उससे भी इंजरी होता है, उससे डिजीज कॉज हो जाता है। कभी कभी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का मतलब किसी की सॉइल में आयरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन इस सब का कंटेंट ज़्यादा होता है, कम होता है, उसके चलते न्यूट्रिएंट्स बैलेंस में नहीं मिल पाता है और प्लांट्स में डिफिशियंसी सिम्टम आ जाता है। मिनरल टॉक्सिसिटी का मतलब हो गया, जैसे हम सेलाइन सॉइल या अल्कली सॉइल में बात किए थे, किसी किसी में एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, एल्युमिनियम का टॉक्सिसिटी हो जाता है, वो प्लांट दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली ड्राई कर जाता है, उसको टॉक्सिक हो जाता है। हाई टेम्परेचर, जानते हो कि गर्मी के दिन में राजस्थान या किसी भी ड्राई एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते प्लांट में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और ज़्यादा इवेपोर ट्रांसपिरेशन के चलते वो प्लांट ग्रो वाटर अपटेक उतना एडिक्वेट अमाउंट में नहीं कर पाता है, वो प्लांट ड्राई हो जाता है। डेंस क्रॉपिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डेंस क्रॉपिंग का मतलब होता है कि अगर जब जैसे जितना भी हम प्लांट्स का ग्रोइंग करते हैं, धान, गेहूँ, मक्का, तो एक धान का यहाँ लगाए और दूसरे धान को यहाँ लगाए, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो धान रोपते हैं तो एक रो होता है, एक प्लांटिंग मतलब रो टू रो डिस्टेंस होता है, एक प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है। तो जितना भी प्लांट्स है जिसका हम कल्टीवेशन करते हैं उसमें दो प्लांट के बीच का डिस्टेंस एक सेंटीमीटर में फिक्स होता है। अगर हम उस डिस्टेंस से कम पे रोपें तो क्या होगा कि उसमें डिजीज होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। नज़दीक नज़दीक रहेगा, उसके बीच में दो प्लांट के बीच में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और डिजीज होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम दूर दूर रोपेंगे तो डिजीज होने का चांस तो कम रहेगा लेकिन यील्ड इफेक्ट करेगा। यील्ड जहाँ पे 10 क्विंटल होता है तो वहाँ हो सकता है 9 क्विंटल 8 क्विंटल रहेगा। तो ना ज़्यादा दूर रोपना है ना ज़्यादा पास में रोपना है। जो भी प्लांटिंग करना है विथ एट सुटेबल डिस्टेंस, जितना भी रिकमेंडेड डिस्टेंस होता है साइंटिस्ट के द्वारा, के द्वारा, उस रिकमेंडेड डिस्टेंस पे प्लांटिंग करना है सो दैट डिजीज कैन बी अवॉइडेड। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि बार बार एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप लगा रहे हैं, धान के बाद धान लगा रहे हैं, धान लगाए जा रहे हैं, उससे मोनोकल्चर होता है। तो जैसे मान लो कि धान पे कोई अटैक, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अटैक किया और धान को हार्वेस्ट कर लिए, अगले बार में उसका स्पोर्स, उसका जो एसेक्सुअल स्पोर्स रहता है उसी फील्ड में सस्टेन करता है, उसी फील्ड में रह जाता है। अगले साल में अगर फिर उसी क्रॉप्स को लगाएंगे तो उस क्रॉप्स पे वो अटैक करेगा और उसका पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कभी भी किसी भी फील्ड में मोनोकल्चर नहीं कीजिए। धान के बाद जनरली लेग्यूम्स क्रॉप को लगाइए, जिससे कि अगर कोई फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ उसका पैथोजेंस रह गया हो तो नेक्स्ट ईयर में
वो ग्रो नहीं कर पाए और नेक्स्ट ईयर अगर 6 महीना साल भर तक उसको होस्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है सनलाइट के चलते या एडवर्स वेदर के चलते वो किल हो जाए। डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल फर्टिलाइजर। हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को छोड़ते जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो अगर केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंड होंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा जो भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा अटैक करेगा क्रॉप्स पे और लॉस ज़्यादा होगा। तो दीज ऑल आर द एनिमेट कॉज ऑफ द प्लांट डिजीज। अब कुछ बात करते हैं एनिमेट कॉज, लिविंग थिंग्स कौन कौन सा है जो प्लांट डिजीज कॉज करता है। तो जितना भी माइक्रोबायोलॉजी में अभी तक पढ़े हो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक सबका समरी है। माइकोप्लाज्मा भी प्लांट डिजीज करता है, बैक्टीरिया भी करता है, फंजाई भी करता है, प्रोटोजोआ भी करता है, एल्गी भी करता है, निमेटोड्स भी करता है, पैरासाइटिक प्लांट्स भी करता है। माइकोप्लाज्मा में याद रखना है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, राइस येलो ड्वार्फ। ये जो माइकोप्लाज्मा में पेकुलियर कैरेक्टर याद रखना है जो हमेशा पूछता है कि दिस माइकोप्लाज्मा आर रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन बट सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। अब इसमें क्या है, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में इसका जो सिम्टम होता है वायरस के द्वारा, वायरस से मिलता जुलता है और कुछ बैक्टीरिया से भी मिलता जुलता है। मीन्स इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। क्या होता है इसमें सेल वॉल नहीं होता है। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है जनरली सेल वॉल पे अटैक करता है। सेल वॉल का जो नाग और नाम एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन-एसिटाइल मिनोइक एसिड दोनों का जो चेन है उसको ब्रेक करता है। तो अगर इस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है तो जितना भी पेनिसिलिन चाहे डालो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन। लेकिन वैसा एंटीबायोटिक जो इंटरनल जैसे प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है उस तरह का अगर एंटीबायोटिक डालेंगे तो फिर वो सेंसिटिव हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा किल हो जाएगा। तो कभी माइकोप्लाज्मल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वैसे एंटीबायोटिक को अप्लाई नहीं करते हैं विच एक्ट अपॉन द सेल वॉल, वैसे एंटीबायोटिक अप्लाई करते हैं जो इंटरनल मैकेनिज्म से प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप पे अटैक करता है। दूसरा बैक्टीरियल डिजीज है कि जैसे साइट्रस कैंकर हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, लीफ ब्लाइट हो गया, ऐसा बैक्टीरियल डिजीज हो गया। फंगल डिजीज जितना मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज है वो सारा फंगल होता है, जितना भी नाम सुनते होगा जैसे पाइथी। अगर कुछ नहीं याद आए फंगल डिजीज में तो जो डिजीज दिया हो उसका फंजाई आंसर मार सकते हो। पाइथियम हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, कोलेक्टोटाइकम हो गया, जैसे रेड रॉट, जितना भी रॉट होता है, रॉट का मतलब सड़ना, डाइवैक चिली में होता है, ब्लाइट का मतलब सूख जाना। प्रोटोजल डिजीज में एक विल्ट ऑफ कॉफी में विल्ट होता है, विल्ट का मतलब सूख जाना प्लांट का। कॉफी जो सूखता है प्रोटोजल डिजीज के चलते सूखता है। एल्गी से भी कुछ डिजीज होता है जैसे फ्रूट एंड लीफ स्पॉट कॉज्ड बाय सिफेलोस्पोरस माइक्वाइड्स। सिफेलो इसका नाम याद रखना है क्योंकि हमेशा पूछता है कि एक ही है एल्गी डिजीज, एल्गल डिजीज सिफेलोइरोस माइक्वाइड्स जो कि फ्रूट और लीफ स्पॉट कॉज करता है। निमेटोड्स, निमेटोड्स क्या होता है, ये इंसेक्ट का और फंजाई मींस माइक्रोब्स का बीच का स्टेज है। इंसेक्ट का जैसा काम करता है लेकिन साइज इसका माइक्रोब्स, माइक्रोन में साइज होता है इसका, माइक्रोन्स मिलीमीटर, बहुत बड़ा जो है तो मिलीमीटर में होगा नहीं तो माइक्रोन में साइज होगा। तो रूट नॉट निमेटोड होता है। इस निमेटोड्स का क्या खासियत है कि डायरेक्ट कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करता है लेकिन ये कुछ ऐसा सिम्टम प्रोड्यूस करेगा जिससे कि उसका क्वालिटी डिटोरिएट हो जाए, उस प्लांट्स का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाए। जैसे स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट में सब कुछ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन होगा लेकिन उसका ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं। हाइपरट्रॉफी, कभी कभी क्या होगा कि उस सेल में प्लांट में कहीं कहीं गांठ बन जाएगा, देखते हो आम के पत्ता में कि छोटा छोटा गांठ बन जाता है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। क्लोरोसिस हो जाता है कभी कभी, कुछ क्लोरोसिस का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा। कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे मान लो कोई इंसेक्ट फर्स्ट अटैक करता है किसी प्लांट पर, उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। जब प्राइमरी इन्फेक्शन कर दिया तो उसमें एक होल बन जाता है प्लांट में और उस होल के थ्रू कोई भी माइक्रोब्स इंटर हो जाता है उस प्लांट में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन जनरली कॉज्ड बाय इंसेक्ट which allow the entry of the second pathogens that is called secondary infection। ये क्लियर होना चाहिए, कभी कभी प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन पूछ लेता है। पैरासाइटिक कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, जैसे ओरोबैंकी हो गया, कुस्कुट्टा हो गया। जनरली तुम लोग आम के पौधा पेड़ पे देखते हो कुस्कुट्टा वहाँ पे ग्रो करता है, ग्रीन कलर का येलोइश ग्रीन कलर का तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे प्लांट को कवर कर लेता है। और लास्ट में ऐसा होता है कि जो भी उसके पास अपना रूट स्टेम नहीं है लेकिन वो प्लांट के ही न्यूट्रिशन को लेकर के अपना फूड को फुलफिल करता है। सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द प्लांट डिजीज इन एनिमेट कॉज, एनिमेट कॉज। अगर कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज है तो इसको इतना टेबल को याद करके डिस्क्राइब कर दोगे तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं सिम्टम्स। अब कुछ कुछ सिम्टम्स होता है प्लांट। एक बार जब कोई भी पैथोजेंस एंटर कर गया प्लांट के अंदर, उस प्लांट का जो भी न्यूट्रिशन है वो यूटिलाइज करता है, प्लांट का जो भी सेलुलर मशीनरी है उसको यूटिलाइज करता है, उस प्लांट के अंदर में कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और वो एंजाइम टॉक्सिन्स सब मिल करके कुछ होस्ट प्लांट में सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो जो भी हम लोग डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं कि हाँ कौन सा दवाई छीटना है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, हम सिम्टम्स से पता कर लेते हैं कि आखिर कौन सा बीमारी है। जैसे हम लोग को ह्यूमन में कोई बीमारी होता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है कि आँख का कलर क्या है, बीपी कितना है, शुगर कितना है, ये सारा चीज़ देखता है। अगर मान लो कि आँख का कलर पीला हो रहा है, यूरिन कलर येलो हो रहा है, इट मीन्स इट सस्पेक्ट सम जॉन्डिस। इसी तरीके से डिफरेंट सिम्टम्स आता है, उस सिम्टम से जैसे आदमी को पहचानते हैं कौन सा बीमारी है, वैसे ही प्लांट को पहचानते हैं। आदमी आदमी में क्या देखते हैं, यूरिन का कलर देखते हैं, ब्लड का टेस्ट देखते हैं। प्लांट में हम कुछ विजुअल सिम्टम देखते हैं, बिना कुछ टेस्ट किए हुए उसको पहचान जाते हैं कौन कौन सा बीमारी है। जैसे सबसे पहला बीमारी है मिल्ड्यू। मिल्ड्यू होता है थिन व्हाइटिश कोटिंग कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट फंगल हाइफा ग्रोइंग ऑन द प्लांट्स ऑन डैम्प ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज पेपर। कभी कभी देखते होंगे कि कुछ रोटी या कुछ कोई भी प्लांट हरा चीज को ढक के रख देते हैं, तो 2 दिन 3 दिन के बाद उस पर उजला कलर का एक मकड़ी के जाल टाइप का बन जाएगा। इस जो फिगर में दिख रहा है मीन्स पूरा प्लांट व्हाइट कलर का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ढक जाएगा, जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइफा। या जब पूरे प्लांट के लीफ पे अगर इस तरह का कवर ढक जाएगा तो क्या होगा कि ये लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, प्लांट में को प्रॉपर फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, वो प्लांट का ईल्ड और उस प्लांट का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स को हम बोलते हैं मिल्ड्यू। फिगर इसलिए लगा दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं कि कोई हमेशा फिगर से ही याद रहता है, इससे नहीं याद रखता है। व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, व्हाइट याद रहेगा। हाइफा लाइक स्ट्रक्चर और फंगल हाइफा ग्रो ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड मिल्ड्यू। सेकंड सिम्टम है रस्ट। रस्ट क्या होता है, व्हीट लीफ रस्ट इज अ फंगल डिजीज दैट अफेक्ट्स व्हीट, बार्ली एंड राइस सिस्टम, लीव्स एंड ग्रेन्स। In temperature, it is destructive on winter wheat because of the pathogens overwinter. Infection can lead to up to 20%, याद रखना 20% yield loss हो जाता है रस्ट के चलते। रस्ट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं जंग, जंग या बीजी लग जाना। कभी कभी धान सॉरी गेहूं के पत्ता पे देखते होगे कि कोई गांव में घूमते होगे या गेहूं के फील्ड में जाओगे तो गेहूं के पत्ता पे इस तरह का येलोइश या रेडिश कलर का जंग लगा हुआ रहता है। इस जहाँ जहाँ जिस एरिया में जंग लगा रहेगा उस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, और जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा उस प्लांट का फूड प्रोडक्ट कम बनेगा, उसका यील्ड कम हो जाएगा, उसको इन्फेक्टेड प्लांट में होगा। इस तरह का सिम्टम्स को हम रस्ट बोलते हैं। तो इसको जनरली क्या रखना है कि जनरली रस्ट इज फाउंड इन द व्हीट, बार्ली और राई। जनरली टेम्परेट जोन में होता है, ट्रॉपिकल जोन्स में कम, जहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है उसी एरिया में मिलता है। इसका सिम्टम क्या है कि रेडिश टू येलोइश कलर्स पैचेस फाउंड ऑन द लिप सरफेस। एक सिम्टम होता है स्मट। स्मट का मतलब क्या होता है कि इट इज चारकोल लाइक पाउडर, पाउडरी मास। कभी कभी देखते होंगे कि गेहूं या धान, गेहूं में या जौ में या बार्ले में उसका जो बाली होता है, जो उसका ग्रेन्स होता है, उस पर ब्लैक कलर का पाउडर भर जाता है। उस ब्लैक कलर के पाउडर को बोलते हैं स्मट। इससे भी सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम प्याज को काटते हैं तो किसी किसी प्याज में ब्लैक कलर का छिलका के अंदर में ब्लैक कलर का पाउडर टाइप का निकलता है, दैट इज ऑल्सो स्मट। स्मट का डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीसीज है, कोई व्हीट में करता है, कोई ओनियन में करता है, और उससे उसका इल्ड इफेक्टेड होता है। एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लाइस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फोड़ा। जैसे कैबेज वेबेज का या कॉलीफ्लावर का प्लांट देखे होंगे तो उसमें कहीं कहीं व्हाइट कलर का फोड़ा निकल जाता है। जनरली इसको हम क्रूसीफर, क्रूसीफर का मतलब होता है क्रूसीफेरी फैमिली, जिसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, मस्टर्ड ये सब आता है। उस पर इस तरह का व्हाइट पैचेज बन जाता है जिसको हम व्हाइट ब्लिस्टर बोलते हैं। एक है क्लोरोसिस, तो जानते हो क्लोरोसिस, क्लोरोफिल, SIS मीन्स लॉस। अगर क्लोरोफिल का लॉस हो गया किसी प्लांट लिप से तो उसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं। एक हाइपरट्रॉफी होता है, एक हाइपरप्लेसिया होता है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अगर किसी प्लांट में किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया देन इट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया क्या होता है
कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। ये 10 माइक्रोन का सेल है, वो बढ़ के 50 माइक्रोन का होगा, देन इट इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। तो hypertrophy is excessive growth due to enlargement of individual cell. Hyperplasia is enlargement of plant tissue due to excessive increase in the number. Plasia means नंबर इंक्रीज करेगा, ट्रॉफी मीन्स साइज इंक्रीज करेगा। तो ये सिम्टम आता है। कभी कभी आम के पत्ता पे या बैगन वैगन खरीदते हो तो देखो इस तरह का ट्यूमर टाइप का स्ट्रक्चर बना रहेगा, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। उसी तरीके से एक सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है कि उस प्लांट का कंप्लीटली सूख जाना। जनरली आम का पत्ता में देखते होंगे कि कंप्लीट सूख जाता है, इसको बोलते हैं ब्लाइट। कुछ और सिम्टम है जैसे रॉट। रॉट का मतलब होता है सड़ना। टिश्यू इज ब्रेकिंग डाउन, फ्रूट्स यूजुअली बट कैन बी ड्राई। मतलब ये ब्लाइट का रॉट का सिम्टम है कि कभी कभी देखते होंगे आम का पे या वेजिटेबल्स क्रॉप्स में जनरली हम गोभी या बैगन इस सब का बिचड़ा तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्लांट रॉट कर जाता है, मतलब सड़ जाता है। विल्ट मतलब प्लांट ड्रॉप्स ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। अगर किसी किसी प्लांट में वाटर का कमी हो जाता है तो इस तरह का आम का देखते देखते हो कि विल्ट कर जाता है। विल्ट करना मतलब सीधे पानी के कमी के चलते सूख जाना। उसके बाद होता है स्पॉट। स्पॉट तो कॉमन सिम्टम है, जनरली सारे लीफ में फ्रूट्स में मिलता है। कहीं कहीं ब्लैकिश कलर का या येलोइश कलर का या ब्राउनिश कलर का स्पॉट आ जाता है। ब्लाइट क्या होता है? स्पॉट दैट है पॉलिश्ड और मर्ज्ड। ब्लाइट अगर यही 2-4 स्पॉट, जैसे कभी कभी मूंग के पत्ता में देखते हुए कि 2 जगह 4 जगह पहले स्पॉट आया, स्पॉट धीरे धीरे बढ़ते गया, जब ज्यादा बढ़ गया इस तरह का पूरा झुलस गया, दैट इज कॉल्ड ब्लाइट। मीन्स एक्सेस फॉर्म ऑफ स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइट। उसी तरह से गॉल फॉर्मेशन। गॉल का मतलब होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ यूजुअली ऑन स्टेम्स और ओडी टिश्यू। कभी कभी ओडी टिश्यू पे या स्टेम पे क्या होता है कि अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मतलब एक तरह से हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया का ही पार्ट है कि एक लोकलाइज्ड प्लेस में सेल का नंबर बढ़ गया, सेल का साइज बढ़ गया और एक कैंसर लाइक या गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज कॉल्ड गॉल। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया भी सिम्टम कॉज करता है, जैसे लीफ स्पॉट एंड ब्लाइट्स। जनरली ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट सड़ जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया। बिल्ड्स, बिल्ड्स का मतलब प्लांट का सूख जाना। कैंकर, साइट्रस कैंकर होता है जैंथोमोनास सैटिराई के द्वारा। नींबू का पेड़ देखा होगा तो उसमें साइट्रस कैंकर होता है। गॉल का मतलब वही हो गया कि ओवर ग्रोथ या सेल प्रोपगेशन, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, इसके चलते गॉल होता है। वायरस के द्वारा भी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम आता है, जैसे ड्वार्फिंग आ गया, स्टंटिंग आ गया, मोजाइक्स हो गया, रिंग स्पॉट हो गया। ड्वार्फिंग का मतलब प्लांट का साइज, हाइट घट गया। स्टंटिंग का मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाया। मोजाइक का मतलब हो गया कि ग्रीन, येलो, व्हाइट इस तरह का, मतलब ग्रीन कलर का प्लांट है तो कहीं कहीं येलो दिखेगा, कहीं कहीं व्हाइट दिखेगा, कहीं कहीं ग्रीन दिखेगा, मतलब वेरिएबल पैटर्न। रिंग स्पॉट का मतलब कभी कभी रिंग कलर, मतलब प्लांट के लीफ में येलो कलर का, व्हाइट कलर का रिंग बन जाता है, जिसको बोलते हैं रिंग स्पॉट। ये सारा सिम्टम्स है वायरस का, देख सकते हो कि हाँ इसमें ड्वार्फिंग हो गया, मोजाइक हो गया, रिंग स्पॉट हो गया। तो जनरली टोमेटो के प्लांट में, टोमेटो के फ्रूट्स में इस तरह का देखने को मिलता है। याद रखने के लिए डाल दिया गया। कैंकर जानते हो, साइट्रस कैंकर्स होता है। नींबू में इस तरह का कहीं कहीं स्पॉट बनता है, वही स्पॉट बढ़ते बढ़ते वो कैंकर का फॉर्म रहता है। जनरली संकन लेजन बनेगा यूजुअली ऑन स्टेम्स, वुडी टिश्यू, बट कैन अपर इन फ्रूट। जनरली स्टेम और लकड़ी वाला जो पार्ट है उस पर ज़्यादा दिखता है, लेकिन कभी कभी फ्रूट्स पे भी दिखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आखिर मैकेनिज्म क्या होता है पैथोजेनिसिटी का। तो हम इस मैकेनिज्म और डिजीज मैनेजमेंट को सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आखिर होता कैसे है पैथोजेनिसिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।